नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 27 जुलाई 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। 2 आर्टिकल्स रिपीटेड हैं। पहला आर्टिकल जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है इवैल्यूएटिंग इंडियाज ऑप्शंस इन अफगानिस्तान। एक फॉरेन पॉलिसी व्यू है, एक आप कह सकते हैं मेंस के पर्सपेक्टिव से तो फिर भी चलिए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर आर्टिकल से निकलती है, लेकिन प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ज्यादा कुछ है नहीं। दूसरी बात, बहुत सारे पॉइंट्स इस आर्टिकल के रिपीटेड होंगे। पहले रेगुलरली हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात कर ही रहे हैं। देखिए, तालिबान ये जो नए नए जगहों को ऑक्युपाई कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान डिफेंस फोर्सेस के साथ जो लड़ाई चल रही है वो बहुत बर्निंग टॉपिक है। अक्सर कर बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे और न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल्स पे ये न्यूज़ें भरी हुई हैं। तो बिल्कुल यूनिक न्यूज़ तो नहीं है, कुछ न्यूज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं इस आर्टिकल को सबसे एंड में डिस्कस करूंगा। जो मैं कहूंगा आज का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो ये वाला है, एन एमिग्रेशन बिल दैट डज नॉट गो फॉर इनफ। देखिए, एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1983, इसमें लेबर माइग्रेशन के बारे में लिखा हुआ है। मतलब वो इंडिविजुअल्स जो कि इंडिया से बाहर जाके दूसरे देशों में नौकरियां करते हैं, तो उस दूसरे देश की नौकरी को पकड़ने के लिए कौन कौन से मिडिलमैन होंगे, कौन कौन से रिक्रूटमेंट एजेंसीज होंगी, वो रिक्रूटमेंट एजेंसीज प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय से कितना पैसा ले सकती हैं, कितना रिक्रूटमेंट चार्जेस ले सकती हैं। एक बार एम्प्लॉय को किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉयर के यहाँ नौकरी पे लगा दिया गया तो सर्विस कंडीशंस क्या होंगी, क्या उनके पासपोर्ट वगैरह जब्त किए जाएंगे, इल ट्रीटमेंट के अगेंस्ट क्या प्रोटेक्शन अवेलेबल है। तो इन सब चीजों के रिस्पेक्ट में जून 2021 में एक एमिग्रेशन बिल 2021 सरकार के द्वारा रिलीज किया गया था। और ये जो पर्टिकुलर नया इमिग्रेशन बिल है, ये पुराने इमिग्रेशन एक्ट 1983 को रिप्लेस करने की बात कर रहा है। अब मोस्ट प्रॉब्ली जल्दी ही इस बिल को इंट्रोड्यूस करके एक्ट में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ऑथर यहां पे ये बोल रहा है कि डेफिनेटली दिस बिल इज एन इंप्रूवमेंट ऑफ इमिग्रेशन एक्ट 1983। मतलब इमिग्रेशन एक्ट 1983 से बेटर प्रोविजंस हैं इस इमिग्रेशन बिल 2021 में, बट अभी भी इसमें कुछ कमियां हैं। कौन कौन सी कमियां हैं इसको यहां पे पॉइंट आउट किया गया, और मैं कहूंगा कि ये कमियां काफी जेन्युइन है। देखिए, जो हमारे देश से बाहर जाके लोग काम कर रहे हैं वो किसी और कंट्री की जुरिडिक्शन में चले गए, तो उनकी प्रोटेक्शन भारत सरकार की और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो इस रिस्पेक्ट में जो इमिग्रेशन बिल है 2021 का, ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसको देखेंगे। फिर भाई, ये जो किन्नूर डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश की, वहां पे एक लैंडस्लाइड हुई और 9 टूरिस्टों की जान चली गई, 9 टूरिस्ट की जान चली गई। तो अभी देखिए, कोविड-19 के चलते वैसे ही टूरिज्म वगैरह बंद था, थोड़ा बहुत लॉकडाउन खुला था, उसमें ये टूरिस्ट निकले थे। तो कोविड-19 एप्रोप्रिएट बिहेवियर तो हर कोई फॉलो कर रहा था, लेकिन अब लैंडस्लाइड का तो कोई यहाँ पे, देखिए, किस्मत ही खराब बोलेंगे। हिमाचल प्रदेश और जो बाकी हमारे पहाड़ी स्टेट्स हैं वहाँ लैंडस्लाइड होती रहती हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन वैसे एक्चुअली मैंने कल के करंट अफेयर्स में भी कवर की थी, इसलिए मैं अलग से यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। कल वाला करंट अफेयर्स अगर आपने देखा होगा तो आपने देखा होगा मैं इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। साथ साथ यहाँ पे बात की जा रही है BS येदियुरप्पा साहब ने, जो अभी के लिए रिजाइन कर दिया है कर्नाटका की चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से। तो इस रिस्पेक्ट में कल तो एक वीडियो मैंने बनाई है और आज भी एक आर्टिकल डिस्कस होगा। अगर आप इस एडिटोरियल के सेकंड पेज पे जाते हैं तो देखिए ये वाला आर्टिकल, डेड ऑरेंज काउंटर सेफ्रॉन इन कर्नाटका। एक्चुअली सेफ्रॉन यहाँ बीजेपी को दिखा रहा है और ऑरेंज यहाँ पे लिंगायत कम्युनिटी के इन्फ्लुएंस को दिखा रहा है। तो कुल मिला के इस पर्टिकुलर आर्टिकल में जो व्यू पॉइंट दिया हुआ है, एक्चुअली इस आर्टिकल में दिखाया गया है कि जो लिंगायत मठ्स हैं आपके कर्नाटका के अंदर, ठीक है ना, आप कह सकते हो कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि लिंगायत कम्युनिटी के लोगों के ऊपर अच्छा खासा इन्फ्लुएंस रखते हैं, धर्मगुरु आप कह लीजिए। तो ये लिंगायत्स कितना इन्फ्लुएंस रखते हैं डेली लाइफ में कर्नाटका में, इस बात को यहाँ पे पॉइंट आउट किया गया। और इसीलिए लिंगायत कम्युनिटी का चीफ मिनिस्टर होना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और इस रिस्पेक्ट में एक वीडियो मैं आपको और सजेस्ट करूंगा जो कल ही बनाई मैंने, आप में से काफी सारे लोगों ने देख भी लिया होगा। तो YouTube में ही बिल्कुल ही आप कह सकते हो होम पेज पे वीडियो सेक्शन में आपको ये वीडियो मिल जाएगी, वाई BS येदियुरप्पा रिजाइन लिंगायत फैक्टर इन कर्नाटका पॉलिटिक्स, हु विल बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर। तो इस पर्टिकुलर वीडियो को आप देख लीजिए, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, क्योंकि अगर आप ये एडिटोरियल 2-3 दिन बाद देख रहे हो तो लेटेस्ट में आपको ये नजर नहीं आएगा। तो ये BS येदियुरप्पा जी ने क्यों रिजाइन किया है, इसके रिस्पेक्ट में लिंक नीचे दिया हुआ है, इसको भी देख लीजिए, दैट इज एक्चुअली क्वाइट इंपॉर्टेंट। ओके, तो एक ये आर्टिकल भी डिस्कस करेंगे, और फाइनल आर्टिकल जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा वो एक्चुअली ऑथर यहाँ पे है आपकी नित्या सुब्रमण्यम जी, एडिटर है ये इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज के। अब यहाँ पे बड़ा ही यूनिक व्यू पॉइंट है, ये यूनिक पॉइंट टर्की से निकल के आ रहा है। आपको पता होना चाहिए टर्की में एक बड़ा ही फेमस सीरियल चलता है, डीरी लिस एर्तुग्रुल।
ठीक है। और ये जो डिलीरिस एर्तुग्रुल है, ये एक प्रकार की बहुत सारी मिठाइयों की दुकान भी वहां पे इस नाम पे होते हैं। एक्चुअली में टर्किश डिलाइट, देखिए डिलीरिस एर्तुग्रुल इज मोर देन जस्ट अ टर्किश डिलाइट। मैं आपको इस पर्टिकुलर टाइटल का भी मतलब समझा देता हूँ। टर्किश डिलाइट का मतलब क्या होता है? अगर आप टर्की में जाएंगे तो वहां पे जो उनकी स्पेसिफिक किस्म की मिठाइयां बिकती है ना, उसको आप टर्किश डिलाइट बोलते हो। फिर कोई भी ऐसी कल्चरल पर्टिकुलर चीज जो कि टर्की के कल्चर को एक अच्छे व्यू पॉइंट में दुनिया के सामने पोर्ट्रे करती है, उसको भी कभी कभी टर्किश डिलाइट बोल दिया जाता है। अब अगर आप इस एर्तुग्रुल नाम को देखोगे तो डिलीरिस एर्तुग्रुल, ये एक्चुअली में टर्की के एक समय के बड़े रूलर थे, एर्तुग्रुल गाजी इनका नाम है, और इनका बेटा आगे चल के खलीफा बना था। तो डिलीरिस एर्तुग्रुल नाम का सीरियल भी है, साथ साथ एर्तुग्रुल नाम से टर्की में बहुत सारी चीजें हैं। अब ये जो पर्टिकुलर सीरियल है डिलीरिस एर्तुग्रुल, ये पूरी दुनिया में बहुत फेमस हुआ है। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग उसको देखते हैं। इनफैक्ट इंडिया में भी इस डिलीरिस एर्तुग्रुल नाम की सीरियल को बहुत सारे लोग देखते हैं। और ये सीरियल टर्की की सॉफ्ट पावर के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इस बात को यहाँ पे नित्या मोहन जी बता रही हैं। तो एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, एक डिफरेंट किस्म का आर्टिकल है और इंफॉर्मेटिव आर्टिकल है। तो इस आर्टिकल को मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो इतनी चीजें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अपने मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं, देखते हैं किसने किसने हमको ज्वाइन किया। तो अंजन परमनाइक जी ने हमको ज्वाइन किया, अंजन परमनिक, आई एम सॉरी अगर मैं स्पेलिंग गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं। अमित शर्मा जी ने हमको ज्वाइन किया, इनका सेकेंड मंथ है एज ए मेंबर, वेलकम अमित। याचू ने हमको ज्वाइन किया, साई कृष्णा 123 ने हमको ज्वाइन किया, स्वराज कुमार सामंत ने हमको ज्वाइन किया, ज्योत्सना सिंह ने हमको ज्वाइन किया, दर्शन ने हमको ज्वाइन किया, रोशन नायक ने हमको ज्वाइन किया, आदित्य देव चक्के ने हमको ज्वाइन किया। आदित्य देव चक्के का ये थर्ड मंथ है एज अ मेंबर, वेलकम आदित्य, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन। देन नेक्स्ट पुष्पराज ने हमको ज्वाइन किया। तो फिर से देख लेते हैं, पुष्पराज ने हमको ज्वाइन किया, आदित्य देव चक्के ने ज्वाइन किया, थर्ड मंथ एज ए मेंबर। रोशन नायक ने हमको ज्वाइन किया, दर्शन ने हमको ज्वाइन किया, ज्योत्सना सिंह ने हमको ज्वाइन किया, स्वराज कुमार सामंत ने हमको ज्वाइन किया, साई कृष्णा 123, याचू ने हमको ज्वाइन किया, अमित शर्मा का ये सेकंड मंथ एज अ मेंबर, एंड अंजन परमनिक। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एज अ मेंबर। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसिस्टेंट सपोर्ट। देखिए अब बात यह है कि भले ही मैं आपको पढ़ाता लिखाता हूं, बट मॉनेटरी टर्म्स भी कभी कभी बहुत जरूरी हो जाते हैं, इसलिए जो मेंबर्स ज्वाइन करते हैं दे आर स्पेसिफिकली वेरी मच थैंकफुल। सो दैट्स व्हाई मैं रोज के रोज उनके नाम यहाँ पे बोलता हूँ, बिकॉज दैट इज रियली हेल्पफुल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर के साथ। वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप अपने मैसेजेस भी भेज सकते हैं, समय के हिसाब से मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। अभी तो कोर्स खत्म करने में लगा हुआ हूं, इसलिए उतना रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा हूँ। साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डेली की बेसिस पे मैं पीडीएफ डालता रहूंगा, और आज आपको तुरंत इस लेक्चर के बाद ही पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। शाम तक आपको harshitdwedi.com पे हिंदू एडिटोरियल का पूरा जिस्ट एक डिटेल्ड आर्टिकल में, और डेली न्यूज कंपाइलेशन का एक आर्टिकल, साथ साथ वन लाइनर करंट अफेयर्स की जो न्यूज होती है, जो कि आपके एसएससी, बैंक, प्योर क्लर्क टाइप एग्जाम्स में आपको काम आती है, वो भी आपको शाम तक मिल जाएगा। तो ओवरऑल शाम तक आप एक बार वेबसाइट जरूर चेक कर लिया करिए, वहां पे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का आर्टिकल मैं अक्सर कर डिस्कस करता रहता हूं। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के डिस्कशन से। पहला, डिलीरिस एर्तुग्रुल इज मोर देन जस्ट अ टर्किश डिलाइट, टर्कीज इन्फ्लुएंस थ्रू इट्स टीवी शो हैज नॉट मोर्न। देखिए ये बात बिल्कुल सही है, टर्की के टीवी शोज पूरी दुनिया में फेमस है, और अक्सर कर इंडिया में भी हो सकता है कि आपने किसी ना किसी से टर्की के टीवी सीरियल्स की काफी तारीफ सुनी होगी। दो टीवी सीरियल्स इंडिया में काफी फेमस है, एक तो टर्की के भी फेमस है और एक आपके पाकिस्तान के भी काफी फेमस है। इनफैक्ट पाकिस्तान के अंदर ये टर्की वाला जो डिलीरिस नाम का सीरियल है बहुत चलता है, और भी बहुत से चलते हैं। अब ये न्यूज इतनी कंटेक्चुअल क्यों है? देखिए टर्की अपने जियोपॉलिटिकल और रीजनल एम्बिशंस को बढ़ा रहा है, अपनी सॉफ्ट पावर इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहा है, और इसमें जो सीरियल है डिलीरिस एर्तुग्रुल रिसेक्शन एर्तुग्रुल, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली टर्की ने अपना पब्लिकली ओन्ड फ्लोटिंग लिक्विफाइड नेचुरल गैस स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन वेसल लॉन्च किया, उसका नाम भी इन्होंने एर्तुग्रुल गाजी दिया। तो मतलब ये जो एर्तुग्रुल नाम है, ये लगता है टर्की के एथोस में काफी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, ये सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी के जो टर्की के राष्ट्रपति है रेसिप तैयब एर्दोगन, वो इस नाम को और एक्टिवली प्रमोट कर रहे हैं पूरे टर्की में और पूरी दुनिया में यूज करने के लिए। और ये जो एर्दोगन जी हैं टर्की के, इनका तो टारगेट ही है कि भाई टर्की की इस्लामिक रूट्स को खंगालो,
ओटोमन ग्लोरी को वापस लेके आओ, क्योंकि जब इस्लामिक रूट्स को खंगालेंगे, ओटम ग्लोरी को वापस लेके आएंगे, तभी तो गद्दी पर बैठेंगे। अब अगर डेमोक्रेसी ले आओगे प्रॉपर, तो डेमोक्रेसी में तो कुर्सी छोड़नी पड़ेगी भाई। जब तक आप इस्लामिक आइडियोलॉजी और धर्म को बचाने वाली बात और ओटोमन के खलीफा वाली आइडियोलॉजी लेके नहीं आते, तब तक एक लिमिट से ज्यादा आप कुर्सी पर बैठ नहीं सकते। और अर्डोगन साहब के सामने जो सबसे बड़ा वो है कि भैया कुर्सी पर बैठे रहना है। कुर्सी पर बैठे रहने के लिए टर्की की जो पॉलिटिक्स है वो पिछले कई सालों में बहुत ज्यादा, आप कह सकते हो, टर्बुलेंट रही है। ये हम सबको मालूम है। कूप भी होने की कोशिश हुई है बीच में टर्की में। फिर अभी लास्ट ही सितंबर 2020 में 739th डेथ एनिवर्सरी मनाई जा रही थी अर्तुगरुल गाजी की। ठीक है, तो अर्तुगरुल गाजी की 739th डेथ एनिवर्सरी बनाते वक्त एनातोलिया प्लेटू पे बना हुआ टर्की, एनातोलिया को प्रिजर्व करना और अपने होमलैंड की तरह इसको दिखाना, मतलब लोगों के अंदर एक नेशनल आइडेंटिटी बनाना और अपने आप को उस नेशनल आइडेंटिटी का सेवियर की तरह दिखाना, ताकि लंबे समय तक राज कर सको। ये सिंपल आइडियोलॉजी है अर्डोगान की, और धर्म के बेसिस पे जो इस प्रकार की आइडियोलॉजी है ना, वो चल जाती है। और इन आइडियोलॉजी के बेसिस पे बहुत लंबे समय तक रूलर्स राज करते रहते हैं, और अर्डोगन भी यही कर रहे हैं। अब वापस आते हैं, ये जो डिलिरिस अर्तुगरुल नाम का जो सीरियल है, ये जो सीरियल है इसको प्रोड्यूस किया है टर्किश रेडियो एंड टेलीविजन कॉर्पोरेशन ने। ठीक है भाई, नेशनल ब्रॉडकास्टर है ये टर्की का। और 13th सेंचुरी का ये सीरियल है। किसकी लाइफ से इंस्पायर्ड है? अर्तुगरुल गाजी नाम के एक रूलर की लाइफ से इंस्पायर्ड है। और ये रूलर इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी रूलर का जो बेटा था सुल्तान उस्मान, वो पहला खलीफा बनेगा ओटोमन अंपायर का। और ये जो सीरियल है वो इतना ज्यादा हिट हुआ है, 72 कंट्रीज में इस सीरियल को देखा गया है। इसको पॉपुलरली मुस्लिम गेम ऑफ थ्रोन्स कहा गया है। और मिस्टर अर्डोगन साहब खुद इस पर्टिकुलर सीरियल को साफ साफ पूरी दुनिया में प्रमोट करते हुए माने जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस सीरियल के थ्रू वो अपनी सॉफ्ट पावर को पूरी दुनिया में डिस्प्ले कर सकते हैं। और अक्सर कर अर्डोगन साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट सेंसिटिव इश्यूज पे अपने व्यू पॉइंट ओपनली भी दिए हैं, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश का सपोर्ट करना हो रोहिंग्या इशू पे, चाहे अजरबैजान का सपोर्ट करना, आर्मेनिया के खिलाफ धर्म के बेसिस सपोर्ट रहता है इनका। आर्मेनिया एक क्रिश्चियन डोमिनेटेड देश है, तो क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम्स यानी आर्मेनिया वर्सेस अजरबैजान की लड़ाई हुई तो टर्की अजरबैजान की तरफ चला गया। फिर नॉर्थ अमेरिका में भी इंटरफेयर कर रहे हैं, अपने आप को ओटोमन सुल्तान की दिखा रहे हैं। वैसे तो पैलेस्टीनियन कॉज के लिए भी बहुत बोला, लेकिन जब इजराइल ने अटैक किया तब बचाने नहीं आया अर्डोगन। तो मतलब कि अर्डोगन अपने मतलब से बोलते हैं, मतलब से बोल के अपने आप को मुस्लिम धर्म गुरु दिखा के जितना फायदा उठा सकते हो उठाओ। सिंपल आइडियोलॉजी है, लंबे समय तक टर्की की गद्दी पर बैठना है। ठीक है भाई। अब 2019 में टर्की, पाकिस्तान और मलेशिया ने एक प्लान बनाया कि हम एक टेलीविजन चैनल बनाएंगे और उस टेलीविजन चैनल पे मुस्लिम हीरोज को दिखाएंगे, और ये जो इस्लामोफोबिया है पूरी दुनिया में, जो मुस्लिम्स के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसको रोकने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस प्रकार का कोई ज्वाइंट टेलीविजन चैनल अब तक बन नहीं पाया है, लेकिन ये जो डिलिरिस अर्तुगरुल नाम का सीरियल है टर्की का, जो कि पूरी दुनिया में चल रहा है, इसको पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जी ये भी प्रमोट करते हुए नजर आते हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान टेलीविजन कॉर्पोरेशन के यूट्यूब चैनल पे भी इस पर्टिकुलर सीरियल के बहुत से एपिसोड्स हैं, उसके चलते 1.5 करोड़ सब्सक्राइबर चले गए उस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल के। तो कुल मिला के ओवर और टर्की और पाकिस्तान की जो ब्रदरहुड है उसमें इस सीरियल का बहुत इंपॉर्टेंट लेना देना है। और टर्की पाकिस्तान में एक्चुअली में आप कह सकते हो कि दोस्ती बहुत ज्यादा अच्छी। मैं आपको बताता हूं कैसे। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके पासपोर्ट पे ट्रेवल करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, इंडिया के पासपोर्ट पे ट्रेवल करोगे ज्यादा कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट पे ट्रेवल करोगे तो यूरोप की कंट्रीज में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा चेक किया जाएगा, कहीं आतंकवादी तो नहीं हो। पाकिस्तान आतंकवादियों को सपोर्ट देता है, पूरी दुनिया को बात मालूम है। लेकिन टर्की एक ऐसा देश है जहां पे पाकिस्तानी बहुत आराम से जाते हैं, बहुत आराम से ट्रेवल करते हैं, इनफैक्ट इंडियन से ज्यादा जाते हैं। मैं जब गया था वहां पे तो हर कोई हमको पाकिस्तानी समझ रहा था, क्योंकि वहां पे पाकिस्तानी मतलब एशियन साइड का कोई इंसान समझ गया तो उसको लगेगा कि भाई पाकिस्तानी है, क्योंकि टर्की और पाकिस्तान के रिलेशन सच में कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं। और टर्की ओपनली इंडिया के अगेंस्ट इंटरनेशनल फोरम में बोलता हुआ नजर आता है, ये तो आप जानते ही हो। अच्छा, रिसेंटली ये जो सीरियल है, कुछ बांग्लादेशीज भी सीरियल को बहुत पसंद कर रहे हैं। ये जो डिलिरिस अर्तुगरुल नाम का सीरियल है, जब इसको बंगाली भाषा में ट्रांसलेट करके बांग्लादेश में इसका प्रसारण हुआ तो वहां पे भी लोगों ने देखना शुरू किया। प्लस मैं आपको ये भी बता दूं कि बांग्लादेश टर्की से बहुत सारे वेपन्स भी खरीदता है। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 में टर्की से $60 मिलियन के वेपन्स खरीदे हैं बांग्लादेश ने। तो कुल मिला के इस सीरियल की सॉफ्ट डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके अर्डोगन साहब ने हार्ड डिप्लोमेसी को भी यहां पे एग्जीक्यूट किया गया। ओके, तो आप कह सकते हो। और
खास बात ये कि अजरबैजान में भी अज़ेरी लैंग्वेज में ये जो सीरियल है वो ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। अच्छा, क्या सारे मुस्लिम कंट्रीज में ये सीरियल अर्तुगरुल नाम का ब्रॉडकास्ट हो रहा है टर्की का? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ कंट्रीज हैं जो कि टर्की के इस सीरियल को सिस्टमैटिकली अपने कंट्री में नहीं ज्यादा ब्रॉडकास्ट होने देना चाहते, जिसमें से इजिप्ट एक है, सऊदी अरेबिया है। इजिप्ट और सऊदी अरेबिया ने ये तो बोला कि हम अपने देश में सीरियल को बैन कर देंगे। सऊदी अरेबिया ने सोचा है कि एक काम करते हैं, अगर टर्की ने इस प्रकार का एक सीरियल निकाला और बहुत चल रहा है तो हम भी इस प्रकार का एक सीरियल निकालते हैं। सऊदी अरेबिया ने भी एक सीरियल निकाला जिसका नाम है ममालिक अल नार, किंगडम्स ऑफ फायर, लेकिन वो ज्यादा चला नहीं। तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि जिस हिसाब का पॉपुलैरिटी और जिस हिसाब की कल्चरल और सॉफ्ट डिप्लोमेसी इस सीरियल ने टर्की के लिए की है, ये सच में काबिले तारीफ है। और इनफैक्ट जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज भी, जैसे कि कंट्री है वेनेजुला के साथ भी मिस्टर अर्डोगन के रिश्ते काफी अच्छे हैं। इनफैक्ट निकोलस मदुरो जो कि वेनेजुला के प्रेसिडेंट है, ये जब टर्की की विजिट पे गए थे, तब जब ये जहां पे सीरियल की शूटिंग हो रही थी वहां पे शूटिंग देखने भी गए ये। तो कुल मिला के सीरियल के आधार पर पूरी दुनिया में अपनी सॉफ्ट डिप्लोमेसी को फैला रहे हैं मिस्टर अर्डोगन। तो यहाँ पे इंडिया के लिए एक लेसन हो सकता है कि इंडिया भी कुछ इस प्रकार के कल्चरल सॉफ्ट डिप्लोमेसी के मैकेनिज्म्स को यहाँ पे एक्वायर कर सकता है। हालांकि देखिए ये मुश्किल है इंडिया के लिए, क्योंकि ये जो सीरियल्स होते हैं ना अर्तुगरुल, ये रिलीजियस आइडेंटिटी पे बेस्ड है, ओटोमन अंपायर की आइडेंटिटी पे बेस्ड है। और ओटोमन अंपायर स्पिरिचुअल लीडर कह लीजिए या रिलीजियस लीडर कह लीजिए पूरे मुस्लिम्स का। तो ऑटोमेटिकली जो पूरे दुनिया के मुस्लिम्स हैं वो अपने आप को ओटोमन अंपायर के साथ कनेक्ट फील करते हैं। और ये कोई वो नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, धर्म गुरु खलीफा, मुस्लिम धर्म गुरु की बहुत वैल्यू है। तो इसीलिए भी हो सकता है कि दुनिया भर के जो मुस्लिम्स है वो अपने आप को बहुत कनेक्टेड फील करते हो इस पर्टिकुलर सीरियल के साथ। बट डेफिनेटली दिस इज अ वे ऑफ प्रोपोगेटिंग द कल्चरल डिप्लोमेसी ऑफ इंडिया। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसा नहीं है कि केवल एक टर्की का ही सीरियल जो कि मुस्लिम धर्म पे आधारित है वही पूरी दुनिया में फेमस हो सकता है। आपको पता है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है वो इंडिया में रहती है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में इस प्रकार की सीरियल नहीं बन सकते और उनको पूरी दुनिया में सिस्टमैटिकली हमारी कल्चरल डिप्लोमेसी को दिखाने के लिए प्रोपोगेट नहीं किया जा सकता। बिल्कुल किया जा सकता है, अगर सरकार चाहे तो बिल्कुल कर सकती है। तो आप कह सकते हो कि दिस इज वन सॉर्ट ऑफ मेथडोलॉजी जिसके थ्रू हम भी अपनी सॉफ्ट पावर को दुनिया में बढ़ा सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है सरकार करना चाहती है कि नहीं करना चाहती, बट दिस इज एक्चुअली अ वेरी एप्ट एग्जांपल ऑफ कल्चरल एंड सॉफ्ट डिप्लोमेसी। तो सॉफ्ट डिप्लोमेसी कितनी इफेक्टिव होती है, इसका एग्जांपल कहीं आपको कोट करना हो तो इस सीरियल का एग्जांपल आप कोट कर सकते हो, दिलिरिस अर्तुगरुल। नेक्स्ट आर्टिकल में चलते हैं। डिड ऑरेंज काउंटर सैफ्रॉन इन कर्नाटका? The Lingayats much influence and their heterogeneity have been a tough nut for BJP to crack। इसको बस कहानी की तरह सुनिए, कहानी की तरह आपको मजा आएगा। और कहानी के साथ साथ मैं पहले बोलूंगा कि इस पर्टिकुलर वीडियो को देख लीजिए जाके, वाई BS येदियुरप्पा रिजाइंड, इसका जो लिंक है नीचे कमेंट बॉक्स में मैंने दे दिया है। तो देखिए क्या बताया जा रहा है। द लिंगायत्स मस्ट इन्फ्लुएंस, मट्स मतलब कि जो उनके जो धर्म स्थल है उनको आप मठ बोलते हो, एंड देयर हेटेरोजेनिटी हैव बीन अ टफ नट फॉर बीजेपी टू क्रैक। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि जो लिंगायत्स हैं दे आर 17% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ कर्नाटका। 224 जो असेंबली सीट्स है कर्नाटका की, उसमें से 100 असेंबली सीट्स पे अगर आपको इलेक्शन जीतने हैं तो आप लिंगायत कम्युनिटी को नाराज नहीं कर सकते। तो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस तो लिंगायत कम्युनिटी की बहुत ज्यादा है, ये हमको मालूम ही है। अब भाई BS येदियुरप्पा साहब, फाइनली इनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी है, लेकिन इतने लंबे समय के बाद कुर्सी छोड़नी, एक्चुअली बीजेपी पार्टी का इनको कंट्रोल कर पाना ही मुश्किल हो रहा था। लोकल बीजेपी फैक्शंस इनको पसंद ही नहीं कर रहे थे और इनके ऊपर ये इल्जाम है कि ये ओल्ड स्टाइल करप्शन करते हैं। अब हम एज अ सिविल सर्वेंट ये बोलेंगे नहीं कि ये करते हैं, बट हम ये बोलेंगे कि हाँ भाई इनके ऊपर इल्जाम है और इस इल्जाम का इनको खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। एक और इल्जाम है BS येदियुरप्पा के ऊपर कि ये अपने जो बेटे हैं, जो नेक्स्ट ऑफ किन वाला है, जो BY विजयेंद्र, जो कि येदियुरप्पा के बेटे हैं, तो ये विजयेंद्र भी एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करते हैं। मतलब एक डी फैक्टो रूलर की तरह यहाँ पे विजयेंद्र काम करने की कोशिश करते हैं और हो सकता है लोकल बीजेपी फैक्शंस विजयेंद्र को उतना पसंद ना करते हो। फिर भाई कर्नाटका में मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसको भी बहुत सपोर्ट करते हैं येदियुरप्पा साहब। कर्नाटका में लगभग 13% मुस्लिम है, तो बहुत प्रो मुस्लिम है। और इस आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है कि भाई जो बीजेपी पार्टी है उसको उतना प्रो मुस्लिम समझा नहीं जाता है। तो चूंकि येदियुरप्पा साहब इतने ज्यादा प्रो मुस्लिम है और हो सकता है लोकल बीजेपी फैक्शंस उतना प्रो मुस्लिम्स ना हो, तो इसलिए भी ना बन रही हो। अब ये इस आर्टिकल में लिखा है, ये मैं अपना व्यू पॉइंट नहीं बता रहा हूं, आप चाहो तो खुद भी इस आर्टिकल को पढ़ सकते हो। तो कुल मिला के यहाँ पे अब चीफ मिनिस्टर साहब को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ रही है। 2019 से लेकर 2021 तक इन्होंने राज किया और इन्होंने जो जो भी राज किया है उसको प्रॉपर तरीके से एडवर्टाइज किया है स्टेट के लोगों के सामने।
अब बात यह है कि जब से इनके कुर्सी छोड़ने की बात हो रही है तब से भाई कर्नाटका के अंदर जो मठ है और जो मठ के मठाधीशाज है, मतलब कि जो मठ के आप कह सकते हो ना इंचार्ज होते हैं, जो कि मठ चलाते हैं लिंगायत कम्युनिटी के, वो काफी यहाँ पे एक्टिव हो गए। संडे को अभी 450 ऐसे मठाधीश मिले। कुल मिला के ओवरऑल ये मठाधीश सीधे सीधे मिस्टर येदियुरप्पा की लीडरशिप को सपोर्ट कर रहे हैं और बीजेपी को साफ साफ धमकी दे रहे हैं कि अगर येदियुरप्पा कुर्सी से हटे तो अच्छा नहीं होगा। अब कुर्सी से तो देखो येदियुरप्पा साहब हट गए हैं, अमित शाह जी और शायद एंड टाइम पे मोदी जी के कहने पे ऐसा हुआ। देखिए बीजेपी पार्टी के अंदर जो भी कोई की डिसीजन होगा, खासकर चीफ मिनिस्टर जैसे पोस्ट के लिए कौन बैठेगा, ये की डिसीजन तो देखिए पार्टी लीडरशिप ही लेगी, और पार्टी लीडरशिप मतलब मोदी जी हो गए, अमित शाह साहब हो गए। अब कुल मिला के मिस्टर येदियुरप्पा साहब लीडरशिप में नहीं है। तो खास बात यह है कि अब इसका पॉलिटिकल फॉलआउट क्या होगा। पॉलिटिकल फॉलआउट को समझने के लिए अब हमको यह देखना पड़ेगा कि अगला चीफ मिनिस्टर कौन आता है। अगला चीफ मिनिस्टर जब अपॉइंट किया जाएगा उसके बेसिस पे पॉलिटिकल फॉलआउट पता कर सकते हो। मिस्टर येदियुरप्पा लिंगायत कम्युनिटी की जो मठाधीश है ना, उसके अंदर एक बड़ी तगड़ी फैन फॉलोइंग रखते हैं। 2008 में जब जीते थे येदियुरप्पा साहब, और 2008 से लेकर 2013 तक आप कह सकते हो कि 152 करोड़ रुपए की ग्रांट दी थी इन मठ्स को। मतलब कि रेगुलरली जब भी आपकी येदियुरप्पा साहब लीडरशिप में रहे हैं तो जो लिंगायत मठ्स हैं उनको अच्छा खासा पैसा स्टेट ट्रेजरी से दिया गया है चीजें चलाने के लिए। प्लस खास बात यह है कि कर्नाटका में कास्ट बेस्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाए जा रहे हैं। भाई कास्ट के हिसाब से यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वीर शैवा लिंगायत डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जी हाँ, इस प्रकार का एक ऑर्गेनाइजेशन है आपके कर्नाटका के अंदर। ओके, और उसको 500 करोड़ का ग्रांट दिया गया था पिछले साल। तो मतलब कास्ट बेस्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन चलाए जा रहे हैं आपके कर्नाटका के अंदर। खास बात आप समझिए बात को, कास्ट पूरा का पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन ही आपने कास्ट के बेसिस पे बना दिया। ये तो थोड़ा अलग ही सुनने में आ रहा है ना। वैसे यूपी वगैरह और बिहार में भी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स बहुत होती है, बट पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन कास्ट के बेसिस पे नहीं बनता है। प्लस अब अगर आप यहाँ पे मठ्स की बात करो, जो लिंगायत मठ है आपके कर्नाटका के अंदर वो कितने स्ट्रांग है, इस बात को आप इस बात से समझ सकते हैं कि भाई ओवरऑल एजुकेशन के फील्ड में, बिजनेस के फील्ड में, कॉलेजेस के फील्ड में ये जो लिंगायत कम्युनिटी के मठ्स हैं ये बहुत ज्यादा एक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल जगत गुरु श्री शिवरथीश्वरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ये लगभग 350 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चलाता है। ओवरऑल ये लिंगायत कम्युनिटी के हैं। जो मठ्स हैं और मठाधीश हैं वो अपने अपने इलाकों में डेवलपमेंटल वर्क्स कराते हैं। तो ब्रिज बनाना, इरिगेशन वर्क कराना, तो ये सब काम कौन करता है? ये भाई मठाधीश करते हैं। आयरन और माइनिंग कंपनीज जो है आपकी चित्रदुर्ग की, वो भी कभी कभी इन मठ्स को रिपोर्ट करती। तो आप समझिए ये जो मठ्स हैं, ये जो मठाधीश हैं, ये जो लिंगायत कम्युनिटी के सीयर्स हैं और जो सर्वे सर्वा हैं, वो भाई चाहे आप माइनिंग की बात कर लो, चाहे आप एजुकेशन की बात कर लो, चाहे आप कॉलेजेस की बात कर लो, चाहे आप डेवलपमेंटल वर्क्स, ब्रिज बनाना, इरिगेशन की बात कर लो, इन सब चीजों में ये मठ्स इन्वॉल्व हैं। तो एक प्रकार आप कह सकते हो कि जो कर्नाटका में लिंगायत मठ्स चल रहे हैं ना, एक अनऑथोराइज्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट चल रही है। हालांकि इसको एक लीगल अथॉरिटी तब मिल जाती है जब कोई लिंगायत कम्युनिटी का चीफ मिनिस्टर कुर्सी पर बैठा हो, जैसे कि येदियुरप्पा साहब बैठे गए। और अब तक जितने भी 22 कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर्स आए हैं ना, उसमें से 9 तो लिंगायत कम्युनिटी के हैं। और कभी कभी पहले ऐसा भी देखा गया कि अगर कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर कुर्सी पर बैठा है जो कि लिंगायत कम्युनिटी का नहीं है तो उसका राज करना मुश्किल कर देते हैं ये मठाधीश। ओके, फिर वोकालिगा वाला एंगल भी यहां पे आ जाता है कि भाई आपको पता होना चाहिए कि 1980s में वोकालिगास जो कि 15% आबादी है कर्नाटका की, और लिंगायत जो कि 17% आबादी है कर्नाटका की, इनके लिए ओबीसी का रिजर्वेशन मांगा था। 2017 में तो तब हद हो गई जब लिंगायत ने ये बोला कि हम एक सेपरेट रिलीजन है, वी आर नॉट हिंदू। मतलब कि 2017 में सच में एक डिमांड बनी। तो शायद उस समय पे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें ये बात उठाई गई कि जो लिंगायत कम्युनिटी के लोग हैं, इन्होंने बोला कि भाई हम हिंदू धर्म को बिलोंग ही नहीं करते हैं, हम हिंदू धर्म से अलग हैं, हमको एक अलग रिलीजियस आइडेंटिटी दो। अब एक अलग रिलीजियस आइडेंटिटी वाली अगर बात आ गई तो बीजेपी को यहां पे काफी नुकसान हो जाएगा। तो अभी के लिए तो आप कह सकते हो कि जो अलग रिलीजन बनाने की बात की गई थी, इसको फिलहाल के लिए तो बीजेपी ने शांत कर दिया। लेकिन कितने समय तक ये चीज शांत रहेगी वो देखने वाली बात है। अभी के लिए तो येदियुरप्पा साहब जब तक कुर्सी पर बैठे थे
तब तक ये जो लिंगायत की मिथाडीस थे बीजेपी सरकार को सपोर्ट कर रहे थे। अगला चीफ मिनिस्टर कौन होगा इस बात पे डिपेंड करेगा कि लिंगायत के मथाडीस सरकार को सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। और ये मथाडीस जैसा कि मैंने आपको बताया है अलग अलग बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, रिलीजियस इन्फ्लुएंस तो इनका है ही है। तो ये अगर सपोर्ट करेंगे सरकार को तो ही सरकार फंक्शन कर पाएगी। लेकिन देखिए डेमोक्रेसी के रिस्पेक्ट से ये सही नहीं है। अगर धर्म के रिप्रेजेंटेटिव्स बिजनेस चलाने लग गए और सरकार को इन्फ्लुएंस करने लग गए देन इट इज नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी। कुछ इस प्रकार का व्यू पॉइंट इस पर्टिकुलर आर्टिकल में दिया हुआ है। प्लस इस आर्टिकल में कुछ और बहुत स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन भी दे रखी है किसी एक पर्टिकुलर लिंगायत फैक्शन को पॉइंट आउट करते हो, तो वो मैं यहाँ पे डिलिबरेटली स्किप कर रहा हूँ। रीजन बीइंग कि उतना डिस्कस डिटेल में आपको बताने का मतलब है नहीं। वो किसी भी देखिए वो आपके लोकल कर्नाटका में हो और वहां पे आप डिस्कशन करो तो समझ में आता है। एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं और अवेयरनेस से भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं। आपको एक बेसिक इशू पता होना चाहिए कि ये कैसे चीजें काम कर रही हैं, वो मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं आज के अपने सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल पे, वो है एन इमिग्रेशन बिल दैट डज नॉट गो फार इनफ। द न्यू बिल इज बेटर देन द इमिग्रेशन एक्ट 1983 बट मोर रिफॉर्म्स आर नीडेड टू प्रोटेक्ट इंडियन वर्कर्स। भाई देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं। अर्ली जून 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने पब्लिक इनपुट्स मांगे किसके लिए, एमिग्रेशन बिल 2021 के लिए। ये जो एमिग्रेशन बिल है इसको जल्दी ही पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और इसके बेसिस पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को रिफॉर्म किया जाएगा। कौन सा रिक्रूटमेंट प्रोसेस, तो वो इंडियंस जो कि बाहर के देशों में जाके काम करते हैं, और बाहर के देशों मतलब गल्फ कंट्री और ज्यादातर वेस्ट एशिया में हमारे लोग जाके काम करते हैं। देखिए अब आप IIM अहमदाबाद से निकल के इन्वेस्टमेंट बैंकर बन के जाके न्यूयॉर्क में काम कर रहे हो तो ज्यादा राइट्स प्रिविलेजेस आपके बचाने की जरूरत नहीं, आप ऑटोमेटिकली अपने राइट्स प्रिविलेजेस बचा लोगे। लेकिन जब आप किसी छोटी नौकरी, देखिए वैसे तो कोई नौकरी छोटी नहीं होती, लेकिन छोटी नौकरी इन द सेंस कि आपको पता है कि हमारे देश के बहुत सारे लोग गल्फ में वेस्ट एशिया में जाके कारपेंटर का काम करते हैं, ठीक है, ड्राइवर का काम करते हैं, कॉबलर का काम करते हैं और अच्छा पैसा कमा लेते हैं। जितना इंडिया में एक इंजीनियर नहीं कमा पाएगा उससे 3 गुना पैसा वहां कमाते हैं। लेकिन इनके जो एम्प्लॉयमेंट टर्म्स होते हैं वो काफी एक्सप्लॉयटेटिव होते हैं। तो वो एम्प्लॉयमेंट कैसे होगा अब्रॉड, इस चीज को मैनेज करने के लिए पहले जो बिल था उस बिल का नाम था इमिग्रेशन एक्ट 1983। अब इस इमिग्रेशन एक्ट 1983 को बदला जा रहा है थ्रू इमिग्रेशन बिल 2021। इसके ऊपर इनपुट्स मांगे गए थे, अब मोस्ट प्रोबेबली इसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा और पास कराने की कोशिश की जाएगी। बहुत लंबे समय से ये सब बातें यहाँ पे करी जा रही हैं, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस किए जा रहे हैं कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं ये जब बाहर जाते हैं काम करने के लिए, खासकर वेस्ट एशिया और गल्फ में, तब इनको बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता है। इनसे बहुत सारे रिक्रूटमेंट चार्जेस मतलब कि जब इनको नौकरी दी जाएगी तो इनसे पैसा वसूला जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब पहले जो कॉन्ट्रैक्ट था बाद में कॉन्ट्रैक्ट बदल दिया। डिसेप्शन, धोखाधड़ी, इनका पासपोर्ट छीन के रख लेते हैं एम्प्लॉयर्स अपने पास, लंबे समय तक इनसे सस्ते में काम करवाते हैं, कंट्री इनको छोड़ने नहीं देते हैं, लंबे लंबे समय तक इनका पैसा नहीं देते हैं, लिविंग कंडीशंस भी गंदी होती हैं, अलग अलग प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। और बहुत बुरे इंस्टेंसेस भी हैं यहाँ पे, खासकर जो लेडीज गल्फ स्टेट्स में जाके काम करती हैं या फिर वो लेबर्स जो कि अपनी फैमिली लेके जाते हैं, उनकी लेडीज को कभी कभी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। जी हाँ, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है जो बात मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, एप्रोप्रिएट नहीं है, बट ये बात बिल्कुल सच है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस चीज के बारे में अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, इन गल्फ कंट्रीज में जब हमारी इंडियन लेडीज या फिर मान लो कोई पाकिस्तानी लेडी ये सब चली जाती है ना, तो वहां पे काफी प्रॉब्लम हो जाती है इनको। तो इसीलिए यहाँ पे भारत सरकार का और एज एन इन्फॉर्म्ड सिटीजन हम लोग का भी यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव होना जरूरी है, क्योंकि ये है तो हमारे ही देश के लोग ना जो बाहर जाके काम कर रहे हैं। तो रिसेंटली अभी कुछ और मीडिया रिपोर्ट्स भी निकल के आ रही हैं कि वो माइग्रेंट वर्कर्स जो कि अरब गल्फ स्टेट्स में या वेस्ट एशिया में जाके काम करते हैं, इनको हार्ट अटैक और रेस्पिरेटरी फेलियर्स की भी प्रॉब्लम आ रही है। और जब ये हार्ट अटैक रेस्पिरेटरी फेलियर्स की प्रॉब्लम आती है तो क्यों आई, इसके रीजंस बहुत ज्यादा एक्सप्लेन्ड नहीं है, कुछ समझता नहीं आ रहा है कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। अभी तक अगर लेबर माइग्रेशन की बात करो इंडिया में तो इसको गवर्न करता है एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1983। ये एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1983 एक ऐसा मैकेनिज्म बनाता है जिसके थ्रू गवर्नमेंट सर्टिफाइड जो रिक्रूटिंग एजेंट है ना, वो इंडिविजुअल्स को हायर करते हैं और ओवरऑल उनको गल्फ में काम करने के लिए भेजते हैं। तो ये जो गल्फ के एम्प्लॉयर्स होते हैं बड़े बड़े ऑयल के या मान लीजिए एविएशन के, तो ये लोग क्या करते हैं, इंडिया की किसी एक एजेंसी को कॉन्टैक्ट करेंगे, इंडिया की एजेंसी इनके साथ एक ठेका करेगी और फिर इंडिया की एजेंसी इंडिया के अंदर कुछ ऐसे एम्प्लॉयज को ढूंढेगी जो कि इन गल्फ कंट्रीज में जाके काम कर सकें। तो ये जो मिडिल मैन होते हैं ना, ये एजेंट्स होते हैं ना, ये एजेंट्स काफी ताकतवर हो जाते हैं यहाँ पे। अब ऐसा कहा जाता है कि ये एजेंट्स वहां पे वेस्ट एशिया में बैठे वाले
जो एम्प्लॉयर्स हैं उनसे तो अच्छा खासा पैसा लेते हैं और ये यहाँ के एम्प्लॉयज से भी पैसा लेते हैं। तो ओवरऑल ये कितना पैसा ले सकते हैं, इनकी सर्विस फीस क्या होगी, इसके ऊपर एक अपर लिमिट लगाना, गवर्नमेंट रिव्यू करना वर्कर ट्रेवल और एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स का। ओवरऑल जो 18 कंट्रीज में, खासकर वेस्ट एशियन स्टेट्स और साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स में हमारे जो वर्कर्स काम करने जाते हैं, ये कैसे काम करने जाएंगे, यहाँ पे एजेंट्स किस प्रकार से काम करेंगे, ये सब लिखा हुआ है इमिग्रेशन एक्ट 1983 में। अब इस एक्ट को बहुत हद तक बदलने की जरूरत है और यही बदलने की कोशिश इमिग्रेशन बिल 2021 ने की है। ये जो नया इमिग्रेशन बिल है, ये एक नई इमिग्रेशन पॉलिसी डिवीजन बनाएगा, हेल्प डेस्क बनाएगा, वेलफेयर कमिटीज बनाएगा, फिर जो मैन पावर एजेंसीज होती हैं जो कि यहां से लोगों को रिक्रूट करके बाहर के देशों में काम करने के लिए भेजती हैं, उनके ऊपर एक रिक्वायरमेंट होगी कि वो प्री डिपार्चर ब्रीफिंग करेंगे। तो जो भी माइग्रेंट देश छोड़ के जा रहा है उसको प्रॉपर ब्रीफिंग दी जाएगी कि भाई अगर आप प्रॉब्लम में फंसते हैं तो आप ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं। ब्रोकर्स और जो दूसरे इंटरमीडिएट्स इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, इनको अकाउंटेबल करना, लेबर हायरिंग, तो ये सब चीजें इस नए बिल के थ्रू करी जा रही हैं। लेकिन यहाँ पे ऑथर का ये बोलना है कि ये जो नया बिल है ये बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स में थोड़ा कमजोर पड़ गया। अब ये कौन से पर्सपेक्टिव की बात करी जा रही है? तो सबसे पहला पर्सपेक्टिव जहां पे ये इमिग्रेशन बिल 2021 को कमजोर माना गया वो क्या है? टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू इमिग्रेशन ऑफ सिटीजंस ऑफ इंडिया लैक्स अ ह्यूमन राइट्स फ्रेमवर्क। मतलब 2021 का जो इमिग्रेशन बिल आया है इसमें ह्यूमन राइट फ्रेमवर्क की कमी है, ह्यूमन राइट फ्रेमवर्क प्रेजेंट नहीं है। अभी इसका क्या मतलब है? देखिए, जो प्रोग्रेसिव लेबर रिजीम से ऑथर का ये बोलना है, जैसे फिलीपींस हो गया, ये अपने यहाँ के वर्कर्स को कुछ प्रॉपर ह्यूमन राइट्स एलोकेट करते हैं। जैसे कि जो फिलिपिनो वर्कर्स हैं, फिलीपींस के जो वर्कर्स हैं जो इन फिलीपींस के अंदर काम करते हैं, फिलीपींस के बाहर जाके काम करते हैं, उनको उनके वर्क को काफी डिग्निफाइड वे में प्रेजेंट किया गया है। द डिग्निटी एंड फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ फिलिपिनो सिटीजंस। मतलब फिलीपींस वो वर्कर्स जो उनके देश के अंदर काम करते हैं, बाहर जाके काम करते हैं, उनकी डिग्निटी और ह्यूमन राइट्स को स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करता है। ऐसा कोई भी राइट इमिग्रेशन एक्ट 2021 में पॉइंट आउट नहीं किया गया है इंडियन लेबर्स के लिए। पहली तो ये कमी बताई जा रही है। दूसरी बात यहां पे जो काफी इंपॉर्टेंट बताई जा रही है वो ये है कि देखिए, जब भी कोई एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय को हायर करता है तो यहां पे जो भी सर्विस चार्जेस होते हैं, जो भी चार्जेस होते हैं किसी भी प्रकार के हायरिंग फायरिंग के, वो कौन बियर करता है? वो एम्प्लॉयर बियर करता है। अगर आप इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज कन्वेंशन 181 पढ़ो या फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस के जनरल प्रिंसिपल्स और ऑपरेशनल गाइडलाइंस पढ़ो, तो ये साफ साफ लिखा हुआ है इसमें कि कोई फेयर रिक्रूटमेंट अगर हो रहा है तो उसमें जो एम्प्लॉयर रिक्रूट कर रहा है वो सारे सर्विस चार्जेस भरेगा, वो सारे आप कह सकते हो रिक्रूटमेंट चार्जेस भरेगा, वीजा का पैसा देना, एयर ट्रेवल का पैसा देना, मेडिकल एग्जामिनेशन का पैसा देना, ये सब कौन करेगा? ये एम्प्लॉयर करेगा। बट इंडिया में क्या होता है? इंडिया में लोगों को जरूरत है, इंडिया में बहुत से गरीब लोग हैं जो कि गल्फ स्टेट्स में जाके, वेस्ट एशिया में जाके काम करना चाहते हैं, तो अपना मेडिकल एग्जामिनेशन का पैसा, वीजा का पैसा, एयर ट्रेवल का पैसा, ये सभी लोग ही उठाते हैं। इनफैक्ट ये सब लोग कमीशन देते हैं इन एजेंट्स को जो कि इनकी नौकरी लगवा रहे होते हैं गल्फ में। तो ये सब गलत है। ऑथर का यहाँ पे बोलना है कि जो नया बिल है, इस बिल में साफ साफ ये बात जोड़ी जानी चाहिए थी कि जो एम्प्लॉयर्स हैं वेस्ट एशिया में जो कि बुला रहे हैं इन लेबर्स को काम करने के लिए, उनको सारा खर्चा उठाना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि पूरा का पूरा खर्चा इंडियन वर्कर के ऊपर डाल दिया जा रहा है। मतलब तुमको काम करना है तो तुम पहले अपनी जेब से पैसा निकाल के भरोगे और उसके बाद जाके तुम वहां पे नौकरी करोगे। और इसके चलते होता यह है कि इन इंडियन लेबरर्स की जेब से बहुत ज्यादा पैसा निकल जाता है। सऊदी अरेबिया में जो लेबर जाके काम करता है उसको ऑन एन एवरेज $1,500 देने पड़ते हैं रिक्रूटमेंट चार्जेस में। कतर में जाके काम करना है तो लगभग $1,156 देने पड़ते हैं काम करने के लिए। और ये काफी प्रॉब्लमेटिक चीज है, क्योंकि जब हजारों रुपए आपको यहाँ पे पे करने पड़ रहे हैं तो उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि आपकी रियल कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट बढ़ जाएगी। हो सकता है आपके पास पैसे ना हो सकता है आप ये पैसे उधार पे उठाओ और उधार पे उठाने के चलते आप इंडेप्टेडनेस में फंस जाओ, आप एक्सप्लॉयटेशन की तरफ आ जाओ। क्योंकि रीजन ये है कि हर इंसान जो बाहर काम करने जा रहा हो सकता है उसके पास 60, 70, 80, 90 हजार रुपए ना हो देने के लिए। तो ये रुपया देने के लिए वो पहले डेप्ट उठाए, डेप्ट उठाने के बाद वो बाहर जाए तो कई सालों तक तो वो अपना डेप्ट ही चुकाता रह जाएगा। प्लस यहाँ पे जिसने डेप्ट दिया है वो लोग उसकी फैमिली मेंबर्स को परेशान करेंगे, वो वहां पे जाके फंस जाएगा, अलग हाई इंटरेस्ट पे लोन उठाएगा। चूंकि इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज बैंक वगैरह से लोन मिल जाए इस बात के चांसेस तो बहुत कम है। तो एक प्रकार का डेप्ट बॉन्डेज, एक प्रकार की फोर्स लेबर में बंदा यहाँ पे फंस जाता है, ऐसा भी यहाँ पे बताया जा रहा है। और सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि इस बिल के अंदर जो सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज है वो प्रॉब्लमेटिक चीज ये है
कि अगर किसी वर्कर ने जो कि इमिग्रेशन एक्ट 2021 के अंदर रजिस्टर करके बाहर किसी देश में काम करने जा रहा है, अगर वो कोई नियम कानून तोड़ता है तो हमारी सरकारी अथॉरिटीज भी उसको चार्ज कर सकती हैं, उसके ऊपर कुछ इल्जाम डाल सकती हैं, उसके ऊपर फाइन लगा सकती हैं, उसके पासपोर्ट सस्पेंड कर सकती हैं, 50,000 रुपए तक का फाइन इसके ऊपर लगा सकती हैं। अब खास बात यह है कि ये क्यों है, देखिए हमारी सरकारी एजेंसी का क्या कहना है कि भाई देखिए इमिग्रेशन एक्ट 2021 के अंदर जो रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं केवल उनके थ्रू ही आप फॉरेन में नौकरियां पकड़ सकते हो। तो अगर आप अनरजिस्टर्ड ब्रोकर्स के थ्रू नौकरी पकड़ के फॉरेन में जाके काम करते हो तो तुम्हारे ऊपर 50,000 रुपए का फाइन लगाया जा सकता है, तुम्हारा पासपोर्ट जब्त किया जा सकता है। अब ये अरेंजमेंट सही नहीं है। देखिए आपको पता है कि ब्लैक मार्केटिंग चलती है, अनरजिस्टर्ड ब्रोकर्स इस प्रकार के मार्केट्स में काम करते हैं। ओके, अब आप एक माइग्रेंट वर्कर्स के पर्सपेक्टिव सोचो। एक माइग्रेंट वर्कर एक गरीब आदमी है, वो बहुत डेस्परेट है नौकरी ढूंढने के लिए, तो ऐसे केसेस में उसको जो भी प्रॉमिस करेगा कि हाँ भाई मैं तुमको नौकरी दिला रहा हूं वेस्ट एशिया में, तो वो मान जाएगा। फिर वो ये नहीं देखेगा कि भाई इमिग्रेशन एक्ट 2021 के अंदर ये पर्टिकुलर ब्रोकर रजिस्टर्ड है कि नहीं रजिस्टर्ड है। और जरूरी नहीं है कि जितने भी लोग वेस्ट एशिया और गल्फ में काम करने जा रहे हो वो इतने पढ़े लिखे हों कि उनको इमिग्रेशन एक्ट 2021 के बारे में मालूम हो सकता है उनको मालूम ही ना हो। तो ऐसे केसेस में अगर किसी एक पर्टिकुलर मान लो नौकरी ढूंढने वाले पर्सन को पता ही नहीं है कि हमको एक ऐसे ब्रोकर के पास जाना है जो ब्रोकर सरकार के साथ रजिस्टर्ड है अंडर इमिग्रेशन एक्ट 2021, तो अगर वो गलत ब्रोकर के साथ जाके बाहर नौकरी पकड़ने की कोशिश करते हैं तो भारत सरकार और भारत सरकार के एम्प्लॉइज इनके ऊपर फाइन वगैरह लगा सकते हैं। ये फाइन पेनाल्टी सही नहीं है। वैसे ये गरीब लोग हैं, वल्नरेबल टू एक्सप्लॉयटेशन है, उस पे से सरकारी अथॉरिटीज भी अगर इनके ऊपर फाइन पेनाल्टी लगाने लगेंगी तो ये और प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो ये बात भी यहाँ पे बताई जा रही है। प्लस जो लास्ट बात बोली गई है वो है भाई जेंडर डायमेंशन। ये जो लेबर माइग्रेशन हो रहा है इसमें वुमेन के पास तो पहली बात रिक्रूटमेंट के ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है, प्लस वुमेन का फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सेक्सुअल एब्यूज ये बहुत कॉमन है। तो क्या वुमेन के लिए कोई स्पेसिफिक नियम कानून बनाए गए हैं? क्या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वुमेन्स को बचाने के लिए कोई स्पेसिफिक ऐसा पोर्टल बना रही है जिसके बेसिस पे यहाँ पे वुमेन अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए? हालांकि पहले से नियम कानून बनाए गए हैं कि वो वुमेन जो कि देश के बाहर रह रही हैं वो अपने आप को डोमेस्टिक अब्यूज से बचाने के लिए सीधे सीधे एम्बेसी में जा सकती हैं, लेकिन कोई ऐसा क्लियर कट लेबर नियम नहीं है, लेबर से रिलेटेड कानून नहीं है कि भाई कोई वुमेन लेबर अगर देश से बाहर जाके काम कर रही है और फिर वहां पे उसको एक्सप्लॉयटेशन का सामना झेलना पड़ता है तो वो इमीडिएटली एम्बेसी में जाके कांटेक्ट कर ले। इस प्रकार का कोई नियम कानून यहां बनता नजर नहीं आ रहा है। तो ये कुछ कमियां बताई गई हैं। अब जब ये पर्टिकुलर बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो देखते हैं वो कैसे पास का होता है, कैसे उसके ऊपर बहस होती है और फाइनली किस फॉर्म में वो पास होकर निकल के आता है। जब वो जिस फॉर्म में भी पास होकर निकल के आएगा फिर उसकी हम फिर से एनालिसिस करेंगे।